कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि कुछ हर्ब्स को कलेक्ट कर रही होती है और फिर वो अपनी टाउन की तरफ निकल जाती है। उसके बाद हमें उसके बालों को दिखाया जाता है जो कि लाल कलर का होता है। अब अगले सीन में एक लड़का अपने आप को प्रिंस कह रहा होता है और कहता है तुम सब लड़कियों में से सबसे सुंदर कौन है, मुझे बताओ। अब एक आदमी कहता है यहाँ पर एक लड़की है जिसके बालों का रंग लाल है और वो बहुत ही ज्यादा सुंदर है और उसका नाम है सिरायुकी। अब उसके बाद हम सिरायुकी को देखते हैं जो कहीं पर काम कर रही होती है और उसके सामने एक औरत बैठी होती है, जिसके बाद वो कहती है मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लाल बालों को देखने के लिए आती हूँ। अब वो रोने लगती हैं और कहती हैं अगर तुम्हारे दादा जिंदा होते तो वो काफी खुश होते तुम्हें इतना अच्छा हर्बलिस्ट देखकर। और उसके बाद वो हंसने लगती है और कहती है अच्छा तो मुझे काम है तो मैं चलती हूँ। जिसके बाद डोर का दरवाजा खुलता है और सिरायुकी वेलकम करती है, लेकिन वहाँ पर एक नाइट होता है उसी किंगडम का। वो नाइट कहता है कि प्रिंस चाहते हैं कि तुम उनकी वाइफ बनो और वो उसे यहाँ से ले जाने आया है। ये सुनकर सिरायुकी कहती है कि तुम्हारे प्रिंस को एक कॉमन लड़की से क्या मतलब, जिसपे वो कहता है कि प्रिंस को तुम्हारे लाल बाल काफी अच्छे लगते हैं तो अच्छा यही होगा कि तुम मान जाओ। अब नेक्स्ट सीन में सिरायुकी कुछ लिफाफों में मेडिसिन रख रही होती है, फिर वो मिरर में अपना चेहरा देखती है, फिर वो अपने बालों को देखती है और उन्हें काट देती है और कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। फिर वो उन बालों को रिबन से बांधकर वहीं रख देती है, फिर वो दरवाजा बंद करके वहां से चली जाती है। उसके बाद सिरायुकी एक हॉर्स कैरेज में बैठकर कहीं जा रही होती है, जिसके बाद वो उससे उतर जाती है और जंगलों में कहीं जाने लगती है। जिसके बाद उसको एक घर दिखता है, वो उस घर में आवाज लगाने लगती है लेकिन वहां से कोई आंसर नहीं आता तो वो वहीं बैठ जाती है और सो जाती है। अब अगले दिन सिरायुकी उठती है और एक लड़का दीवारों पे से कूद रहा होता है, जिसको देखकर सिरायुकी चौंक जाती है क्योंकि वो लड़का काफी हैंडसम होता है। जिसके बाद उस लड़के का पैर उसी दीवार में फंस जाता है और वो नीचे गिर जाता है, जिसके कारण उसके हाथ में काफी तेज चोट लग जाती है। उसके बाद वहाँ कुछ लोग आते हैं जिन्हें देखकर यूकी चुपके से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो लड़का उसे देख लेता है और कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुमने अपने बालों को क्यों छुपा रखा है। जिसके बाद वो लड़का अपने तलवार से उसके बालों का कपड़ा हटा देता है और काफी शॉक हो जाता है क्योंकि उसने आज तक लाल बालों वाली लड़की को नहीं देखा था और इस लड़के का नाम है जेन। यूकी कहती है वो सिर्फ एक विजिटर है और वो यहाँ से जा रही थी लेकिन वो रास्ता भूल गई है। जिसके बाद वो जेन के हाथ पे लगा घाव देखकर अपने बैग से मेडिसिन निकालने लगती है, लेकिन जेन अपना तलवार दिखाते हुए कहता है तुम क्या कर रही हो, क्या तुम जहर निकाल रही हो। जिसपे यूकी जेन का तलवार पकड़ती है और अपने हाथ पर मार लेती है। उसके बाद वो एक डब्बे से क्रीम निकालती है और अपने हाथों पर लगा लेती है और कहती है माफ करना मैं अपने साथ जहर नहीं रखती। ये सुनकर वो ग्रीन बालों वाला लड़का हंसने लगता है। उसके बाद जेन अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहता है क्या तुम मेरे हाथ पर भी लगा दोगी। अब नेक्स्ट सीन में हम यूकी और जेन को साथ में देखते हैं और यूकी जेन के हाथ में दवाई लगा रही होती है। जेन कहता है तुम तो काफी अच्छी हर्बलिस्ट हो तो तुम यहाँ क्या कर रही हो। फिर यूकी बताती है कि वो एक प्रॉब्लम की वजह से यहाँ आई है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है यूकी जंगलों में जा रही होती है और जेन उसके साथ में होता है। यूकी कहती है उसे इस तरह का जगह काफी पसंद है, उसे यहाँ आजादी मिलती है, लेकिन तभी उसका बाल कहीं फंस जाता है और वो जेन से कहती है क्या तुम इसे निकाल कर मेरी मदद करोगे। लेकिन जेन कहता है मैं तुम्हारी मदद तभी करूंगा जब तुम मुझे यहाँ आने का मकसद बताओगी। यूकी कहती है तुम काफी मतलबी हो। उसके बाद ये दोनों बैठकर बातें कर रहे होते हैं, जहाँ जेन को जब पता चलता है कि जहाँ सिरायुकी रहती है वहाँ का प्रिंस उसे फोर्सफुली अपनी पत्नी बनाना चाहता है और यूकी को वो टाउन इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि उसके बालों का कलर लाल है। और ये सब सुनने के बाद जेन काफी गुस्सा हो जाता है और खड़ा होकर कहता है तुमने अच्छा किया उस टाउन को छोड़कर, और हर कलर का कोई ना कोई मीनिंग होता है, जैसे लाल कलर का मतलब होता है किस्मत। ये सुनकर यूकी कहती है तुम काफी अच्छी बातें कर लेते हो। अब नेक्स्ट सीन में ये लोग अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं, जहाँ जेन घर के बाहर एक टोकरी पाता है और उसमें रिबन लगा होता है। वो उसे अंदर लाता है और पाता है कि उसमें बहुत सारे सेब हैं। फिर यूकी उस रिबन को लेकर कहती है ये तो वही रिबन है जिसे मैंने बालों के साथ छोड़ा था। ये सुनकर जेन कहता है लगता है वो प्रिंस तुम्हारा पीछा अभी तक नहीं छोड़ा है, जबकि तुमने उसके चलते वो किंगडम ही छोड़ दिया। यूकी कहती है हाँ मुझे वो किंगडम छोड़ना पड़ा क्योंकि प्रिंस काफी पावरफुल था। ये सुनकर जेन को काफी गुस्सा आ जाता है और वो अपना हाथ जोर से टेबल पर मार देता है। यूकी कहती है ये सच में बेवकूफ है। जिसके बाद जेन पूछता है आगे तुम क्या करने वाली हो। जिसपे यूकी एक सेब उठाकर कहती है ये लाल रंग किसी के लिए भी अच्छे नहीं है, और ये कहकर वो उदास हो जाती है। तभी उसके पास जेन आता है और उसके हाथ से एक सेब का बाइट काट लेता है और ये सब उसके दोस्त देख लेते हैं और उसका मजाक बनाने लगते हैं। इनमें से एक दोस्त का नाम लुवेन होता है और दूसरी का नाम किकी होता है। जिसके बाद जेन कहता है अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इस सेब को नहीं उठाता, और ये कहते हुए वो नीचे गिर जाता है। ये देखकर यूकी हैरान हो जाती है। उसके बाद वो एक सेब को अच्छी तरह स्मेल करती है और कहती है इसमें तो जहर है। किकी कहती है क्या तुम इसका इलाज कर सकती हो। वो कहती है शायद हाँ, लेकिन उसी दौरान वो नाइट फिर से आ जाता है और कहता है लगता है वो सेब यूकी की जगह किसी और ने खा लिया। ये सुनकर यूकी हैरान हो जाती है और वो नाइट कहता है अगर तुम्हें इसका एंटीडोट चाहिए तो तुम्हें हमारे साथ हमारे प्रिंस के पास चलना होगा। अब नेक्स्ट सीन में यूकी उसी प्रिंस के सामने होती है और वो प्रिंस उसे अच्छी तरह देखकर कहता है तुम सच में काफी सुंदर हो। यूकी कहती है उस एंटीडोट का क्या हुआ। प्रिंस कहता है वो तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम्हारे भागने की वजह से मेरी काफी बेइज्जती हुई है और तुम्हें मेरी इज्जत को वापस लाना होगा मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करके। यूकी कहती है ये तो बिल्कुल गलत है, लेकिन प्रिंस कहता है सोच लो क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें एंटीडोट दूं या एक और एप्पल दे दूं। ये सुनने के बाद यूकी अपने यादों को याद करने लगती है जेन के साथ। जिसके बाद वो प्रिंस उसके पास आता है और कहता है तुम्हें मार लेना चाहिए। जिसपे यूकी उसे जोर से धक्का देकर कहती है क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है
कि वहाँ जेन आ जाता है, वो भी फुल एक्शन में दरवाजे पर लात मार के, और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रहा होता है, जिसे देखकर वो नाइट उसे लड़ने के लिए आता है, लेकिन वो जेन के एक ही अटैक में नॉकआउट हो जाता है। और ये सब देखकर यूकी और प्रिंस दोनों शॉक हो जाते हैं। फिर यूकी उसके पास आकर कहती है तो तुम्हारा हाथ कैसा है? जेन कहता है मेरा हाथ बिल्कुल अच्छा है। फिर यूकी पूछती है तुम्हारा बॉडी मूव कैसे कर ले रहा है, तुम्हें तो पॉइजन दिया गया था ना? जेन कहता है मुझे तो पॉइजन की आदत है। जिसके बाद वो प्रिंस कहता है कितनी बदकिस्मती की बात है, वो सेब मैंने शिरायुकी के लिए रखा था ताकि मैं उसे आराम से ले जा सकूं, लेकिन वो सेब तुमने खा लिया। जिसके बाद वो फिर से कहता है तुम्हें याद रखना चाहिए कि मैं रॉयल खानदान से हूँ। जिसके बाद जेन अपना तलवार आगे करता है और कहता है मैं हूँ क्लेरिस्ट किंगडम का सेकंड प्रिंस जेन विस्टालिया। ये सुनकर यूकी थोड़ा हैरान होती है। फिर वो जेन के पास आकर कहती है कि तुम जानते हो कि मैं इसे हैंडल कर सकती हूँ। जेन कहता है बात ये नहीं है, इसने मुझे जहर दिया है, यानी दूसरे किंगडम के प्रिंस को मारने की कोशिश। जिसके बाद वो दूसरा वाला प्रिंस कहता है तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि मैं तुम्हें मारने की कोशिश की है? जिसपे जेन के फ्रेंड्स बोलते हैं हम इस पे ऑफिशियली बात कर सकते हैं। वहीं जेन उस प्रिंस के पास जाकर बोलता है अगर तुम नहीं चाहते कि ये बातें दूसरों को पता चले तो चलो एक डील करते हैं, तुम शिरायुकी को जाने दोगे और मैं ये बातें किसी को नहीं बताऊंगा। ये सुनकर प्रिंस मना करने लगता है, लेकिन जेन जब अपना कदम आगे बढ़ाता है तो इस वजह से वो प्रिंस थोड़ा पीछे जाने लगता है। फिर जेन शिरायुकी से बोलता है क्या तुम्हें इसे कुछ भी सेटल नहीं करना है? जिसके बाद शिरायुकी उस प्रिंस के पास जाकर बोलती है तुम थोड़ा वीक लग रहे हो, ये लो एक एप्पल खा लो। ये सुनकर वो प्रिंस डर जाता है। शिरायुकी फिर कहती है अभी के अभी जेन को एंटीडोट दो वरना मैं तुम्हें एप्पल खिला दूंगी। अगले सीन में सब लोग एक कैरेज में बैठकर अपने किंगडम की तरफ जा रहे होते हैं और जेन भी एंटीडोट ले लेता है और शिरायुकी जमीन पर बैठी रहती है और काफी उदास लग रही होती है। वो बोलती है तुम्हारा शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए और मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम्हें जहर खाना पड़ा। तब कीकी बोलती है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है क्योंकि जेन ने वो एप्पल खुद खाया था और तुमने नहीं खिलाया था उसको। फिर जेन बोलता है तुम्हें याद है ना मैंने तुम्हें जंगल में क्या बोला था, हो सकता है हम एक दूसरे से मिले हो ताकि कुछ अच्छा हो सके और हो सकता है कि हम दोनों की किस्मत में यही लिखा हो। शिरायुकी कहती है क्या सच में मैं अपनी किस्मत अपने आप चूज कर सकती हूँ? जेन कहता है हाँ मैं भी वही कर रहा और मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। फिर जेन खड़ा होता है और अपना हाथ शिरायुकी की तरफ बढ़ाता है और कहता है तो अब बताओ तुम्हारा जवाब क्या है? शिरायुकी अपने मन में कहती है लगता है ये कहानी मेरी है और मैं अपनी किस्मत के सारे पन्ने पलटकर पीछे देख सकती हूँ और शायद मैं अपना रास्ता खुद चूज कर सकती हूँ। फिर वो जेन की तरफ अपना हाथ बढ़ा देती है और बोलती है यही मेरी किस्मत है। उसके बाद सीन कट हो जाता है और अगले दिन हम शिरायुकी को किचन में कुकिंग करते हुए देखते हैं। तभी वही आंटी आ जाती है और बोलती है मैं तुम्हारे लिए ब्रेड लेकर आई हूँ। फिर आंटी शिरायुकी के बनाए खाने को देखकर कहती है ये तो काफी अच्छा लग रहा है। इसके बाद शिरायुकी खड़े होकर सोचती है इस देश को मैंने चुना है और अपने खुद के रास्ते को भी। फिर शिरायुकी रास्ते में कहीं जा रही होती है और इसके हाथ में एक पेपर भी होता है। फिर वहाँ एक शॉपकीपर उसके सामने आ जाता है और वो उससे काम के बारे में पूछती है। वो शॉपकीपर कहता है तुम्हारे बाल तो काफी अजीब लग रहे हैं। तभी उसके पीछे एक लड़की आकर बोलती है आखिर तुम यहाँ कर क्या रही हो? फिर शिरायुकी एक लड़के को देखती है जो कुछ हर्ब्स खरीद रहा होता है। फिर वो शॉपकीपर से पूछती है क्या ये आपका रेगुलर कस्टमर है? वो शॉपकीपर कहता है असल में ये लड़का किंगडम के अंदर काफी मशहूर है और ये बहुत ही अच्छा हर्बलिस्ट है। शिरायुकी बोलती है ये किंगडम तो मेडिकल के मामले में बाकी किंगडम से काफी अच्छा है और मुझे भी बहुत सारी चीजें सीखनी बाकी है। जिसके बाद वो शॉपकीपर उसे एक पेपर देता है और कहता है अगर तुम चाहो तो तुम इस लड़के के नीचे काम कर सकती हो, वो भी कैसल के अंदर। अगले सीन में हम देखते हैं कि कैसल के सामने दो नाइट्स खड़े होते हैं। तभी वहाँ शिरायुकी आती है और उनमें से एक नाइट बोलता है तुम्हारे बाल तो काफी लाल हैं, ये सच में ये तो काफी अच्छा लग रहा है। तभी वहाँ एक दूसरा नाइट आता है और बोलता है आप तो शिरायुकी है ना, आपके बारे में प्रिंस ने हमें बताया था। फिर जेन वहाँ दीवार से टपकते हुए आ जाता है और शिरायुकी पूछती है आखिर तुम यहाँ कर क्या रहे हो? जेन बोलता है मैं तो बस यहीं टहल रहा था। फिर उन दोनों को इस तरह से बात करते हुए देखकर वो दोनों नाइट्स हैरान हो जाते हैं। उसके बाद जेन बोलता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? फिर शिरायुकी बोलती है तुमने तो मुझे बोला था कि तुम मुझे इस किंगडम में घुमाओगे। जिसपे जेन बोलता है तो फिर चलो अब चलते हैं। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि ये दोनों एक कैरेज में बैठे होते हैं। वहीं शिरायुकी काफी सारी चीजों के बारे में लिख रही होती है। फिर जेन पूछता है आखिर तुम क्या लिख रही हो? शिरायुकी कहती है मैं बस यहाँ मिलने वाले हर्ब्स के बारे में लिख रही हूँ और मैं यहाँ हर्ब्स के बारे में जानना चाहती हूँ। शिरायुकी ये भी बोलती है कि तुम्हारा किंगडम काफी ज्यादा सुंदर है और साथ ही साथ यहाँ बहुत ही ज्यादा शांति भी है। जेन बोलता है हाँ ये सच है, तुम्हें ये पसंद आया ना? फिर शिरायुकी पूछती है क्या तुम मेरे साथ कल जंगल में चलना चाहोगे? जेन जवाब देता है हाँ शुक्रिया। तभी कैरेज के अंदर बैठा हुआ एक छोटा सा लड़का बोलता है मम्मी इस लड़के के बाल इतना ज्यादा लाल क्यों है? ये सुनकर शिरायुकी अपने बाल उसकी तरफ बढ़ाती है और बोलती है ये एक शाइनी एप्पल की तरह है ना। जिसके बाद हम आगे देखते हैं कि ये लोग एक शिप बोट के पास आ जाते हैं जिसे देखकर शिरायुकी काफी एक्साइटेड हो जाती है। फिर जेन उसे बताता है कि यहाँ पे काफी सारे किंगडम के शिप एक साथ रहते हैं। तभी वहाँ एक आदमी आता है और बोलता है क्या तुम्हें कुछ वाइन चाहिए? जेन जवाब देता है कि नहीं आज मुझे नहीं चाहिए। फिर शिरायुकी पूछती है आखिरकार वो आदमी था कौन? जेन बताता है कि वो एक मर्चेंट था जो यहाँ पर वाइन बेचने आया था। फिर बातों बातों में शिरायुकी जेन से बोलती है आखिरकार तुम कैसल के बाहर क्यों आते हो? हमारे किंगडम के प्रिंस तो कैसल के अंदर ही रहते थे और जो भी उन्हें चाहिए होता है वो कैसल के अंदर ही मिल जाता है। जेन जवाब देता है कि तुमने ही तो कहा था कि ये कंट्री काफी अच्छी है और मैं चाहता हूँ कि मैं इस कंट्री के हर एक चीज को देखूं। फिर शिरायुकी बोलती है मैं भी चाहती हूँ कि मैं इस कंट्री के हर एक हर्ब्स को देखूं, इसलिए मुझे लगता है कि हम दोनों काफी हद तक एक जैसे हैं। वहीं पर अगले सीन में हम एक लड़के को देख पाते हैं जो शिरायुकी को ही देख रहा होता है और मुस्कुराता है। फिर जेन शिरायुकी को बाय करता है और शिरायुकी एक शिप के अंदर चली जाती है। वहीं पर साइड में दो आदमी आपस में बात कर रहे होते हैं और कहते हैं उस लड़के के बाल तो काफी अच्छे हैं और लाल हैं, मुझे लगता है
कि हमें उसकी बालों से अच्छी कीमत मिल सकती है। ये सुनकर जेन गुस्से में आकर अपनी तलवार बाहर निकालता है, जिसे वो आदमी डर जाते हैं। आगे हम सिरायुकी को जंगल के अंदर देखते हैं, जो काफी तरह तरह के हर्ब्स को ढूंढ रही होती है, लेकिन तभी उसके पीछे से कोई आवाज देता है, जिसे सुनकर सिरायुकी डर जाती है। लेकिन तभी वही इंसान सिरायुकी को मारकर बेहोश कर देता है और वो वही लड़का होता है जिसे हम कुछ समय पहले देख चुके थे। दूसरी ओर जेन और मिसूडे तलवारबाजी के प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और किकी उन्हें देखकर उनकी प्रैक्टिस को ध्यान दे रही होती है। फिर कुछ देर बाद जेन बोलता है, अभी तक सिरायुकी वापस नहीं आई, कोई बात नहीं, मैं जाकर उसे खुद ढूंढ लूंगा। इसके बाद जेन वहां से निकल जाता है और दूसरी ओर हम सिरायुकी को देखते हैं, जिसका होश वापस आ जाता है और वो खुद को एक अनजान जगह पर पाती है। फिर वो उठकर बैठ जाती है और सामने वही लड़का आ जाता है। फिर वो लड़का अपना नाम बताता है कि मैं महाया हूँ। फिर सिरायुकी पूछती है, आखिर तूने मुझे यहाँ क्यों लाया है? महाया जवाब देता है कि इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, तुम्हारे बाल की वजह से। सिरायुकी हैरान होकर पूछती है, क्या तुम मुझे बेचने वाले हो? महाया मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं सबसे पहले तुम्हारे बालों का बढ़ने का इंतजार करूंगा। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। महाया के जाने के बाद सिरायुकी अपने आप को आजाद करने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ जेन सिरायुकी को ढूंढते ढूंढते उसके घर तक पहुंच जाता है और घर की आंटी उसे बताती है कि सिरायुकी तो कल से घर पर नहीं आई है। जेन फिर अपने घोड़े पर चढ़कर वापस जाने लगता है और इस दौरान वो काफी टेंशन में लग रहा होता है। नेक्स्ट सीन में महाया सिरायुकी के लिए खाना लेकर आता है, लेकिन सिरायुकी अपनी समझदारी से उस खाने को गिरा देती है और फिर भागने लगती है। वो चारों ओर दौड़ रही होती है, लेकिन उसे रास्ता ढूंढने में काफी मुश्किलें आ रही होती हैं। तभी महाया उठता है और उसका पीछा करने लगता है और सिरायुकी अपनी जान लगाकर भाग रही होती है। तभी उसे सामने एक दरवाजा दिखाई देता है, लेकिन उस दरवाजे पर एक लॉक लगा होता है। फिर महाया दरवाजे के ऊपर से बोलता है, क्या तुम्हें चाबी चाहिए? और सिरायुकी सोच में पड़ जाती है कि आखिर वो लड़का इतनी तेजी से ऊपर कैसे गया। फिर सिरायुकी गुस्से से कहती है, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है और तुम जाओ किसी और को ढूंढ लो बेचने के लिए। इतना सुनकर वो लड़का सिरायुकी का पीछा करने लगता है और सिरायुकी उसे देखकर तेजी से भागने लगती है, लेकिन तभी उसके सामने एक डेड एंड आ जाता है और सिरायुकी घबराकर अपने बैग से कुछ चीजें निकालने लगती है और जल्दी से कुछ बनाने लगती है। दूसरी तरफ महाया उसके काफी करीब आ जाता है और तभी सिरायुकी माचिस जलाती है और महाया उसके ठीक पीछे आ जाता है, जिसके बाद सिरायुकी अब खड़ी होती है, लेकिन वो अपने पीछे को छुपा कर रखती है। वो महाया बोलता है, तो आखिरकार तुमने गिव अप कर ही दिया? लेकिन सिरायुकी मुस्कुराकर जवाब देती है, नहीं, इतनी जल्दी नहीं। फिर वो एक लैंप उठाकर दीवार पर जोर से मारती है और लैंप के टूटते ही चारों ओर धुआं फैल जाता है, जिससे महाया को धीरे धीरे कमजोरी महसूस होने लगती है। उसके बाद सिरायुकी इसी का फायदा उठाकर वहाँ से तेजी से भाग जाती है और वो भागते हुए सोचती है, इन सीढ़ियों के ऊपर कोई ना कोई रास्ता तो जरूर मिलेगा। तभी उसकी नजर एक विंडो पर पड़ती है। वो उसे जल्दी से खोलने की कोशिश करती है और नीचे कूदने के लिए तैयार करती है, लेकिन वो सीधा नीचे गिर जाती है और तभी वहाँ महाया मसाल लेकर आ जाता है। फिर सिरायुकी भागने की फिर से कोशिश करती है, लेकिन वो लड़का उसे पकड़ लेता है और बोलता है, आखिरकार तुम क्यों भागना चाहती हो? अगर मैं तुम्हें पकड़ नहीं पाया तो मेरे पीछे और भी लोग हैं जो तुम्हें पकड़ लेंगे, तो बेहतर यही होगा कि तुम किसी नोबल या रॉयल के पास रहो और वो लोग तुम्हारी अच्छी तरह से देखभाल करेंगे। लेकिन सिरायुकी गुस्से से कहती है, बिल्कुल नहीं। और ये सुनकर महाया और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो अपने हाथ में एक मसाल लेकर सिरायुकी पर हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी एक तलवार बहुत तेजी से उड़ते हुए आती है और महाया के हाथ से मसाल दूर कर देती है। जिसके बाद महाया अपना तलवार निकालता है और लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है और तभी हम देख पाते हैं कि वो तलवार फेंकने वाला लड़का और कोई नहीं बल्कि जेन होता है। जिसके बाद जेन और महाया में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है और सिरायुकी ये देखकर हैरान रह जाती है। फिर जेन एक फास्ट अटैक करता है और महाया को दूर फेंक देता है। उसके बाद वो सिरायुकी से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? दूसरी तरफ महाया आता है और बोलता है, ये सब मेरी गलती थी और मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे पास एक गार्डियन भी है। महाया फिर से बोलता है, मुझे लगा था कि मैं तुम्हें शो में दिखाकर पैसे कमा लूंगा तुम्हारे लाल बाल देखकर। जेन बोलता है, तो आखिरकार तुम्हारी असली नीयत क्या थी? महाया जवाब देता है, असल में मैं एक नोबल था और जो ये कैसल है ये पहले मेरा घर था, लेकिन अब मुझे कुत्ते की तरह छिप कर रहना पड़ रहा है। कुछ समय पहले ये कैसल बहुत ही खूबसूरत और लग्जरियस था। मुझे पता चला था कि मैं इस तरह ज्यादा दिन तक नहीं रह सकता, इसलिए मुझे जल्दी से जल्दी अमीर बनना था। तभी मैंने सिरायुकी को देखा और सोचा कि ये मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा इंश्योरेंस पॉलिसी हो सकती है। ये सब सुनने के बाद जेन कहता है, बस अब बहुत हो गया। तुम सिरायुकी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे और मैं किसी भी कीमत पर सिरायुकी के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। जेन की ये सब बातें सुनकर सिरायुकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी महाया बोलता है, आखिरकार तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो? क्या तुम इसके बाप हो? जिस पे जेन जवाब देता है, तुम अब मुझे मजबूर कर रहे हो। फिर वो सिरायुकी से पूछता है, क्या ये लड़का अकेला है? और सिरायुकी कहती है, हाँ शायद। जेन कहता है, कोई बात नहीं, अब हम सीधा इसे कैसल में लेकर जाएंगे। ये सुनकर महाया बोलता है, आखिरकार तुम हो कौन जो तुम मुझे कैसल में ले जाने की बात कर रहे हो? जेन अपना नाम बताता है कि मैं सेकंड प्रिंस हूँ और ये सुनकर वो लड़का डर जाता है और बोलता है, क्या तुम सेकंड प्रिंस हो? अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जेन और सिरायुकी एक जगह पर खड़े होते हैं और महाया को सोल्जर्स ले जा रहे होते हैं। तभी सिरायुकी महाया के पास जाकर उसे दवाई देती है। अब नेक्स्ट सीन में सिरायुकी बोलती है, जो महाया था वो अकेला काम कर रहा था, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम अभी भी गुस्से में हो जेन। लेकिन जेन कहता है, नहीं नहीं, मैं गुस्से में नहीं हूँ। जिसके बाद सिरायुकी बोलती है, अब मैं और भी ज्यादा ध्यान रखूंगी। फिर वो जेन को अपनी तरफ खींचती है और पूछती है, तुम मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहे हो? सिरायुकी फिर से बोलती है, मुझे रेस्क्यू करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। जिसके बाद जेन सिरायुकी के सर पर हाथ रखता है और कहता है, कोई बात नहीं। और फिर वो कुछ देर सोचता
पूछता है और फिर कहता है बस मुझे 10 सेकंड दो, मैं सोच रहा हूँ कि कैसल के बाहर जिंदगी कितनी अलग है, इसलिए मुझे और भी चीजें सीखनी पड़ेंगी ताकि मैं इस जगह को और भी ज्यादा बेहतर बना सकूं। इसके बाद जेन सिराओकी से पूछता है आखिर तुम आगे कहाँ जाने वाली हो। सिराओकी जवाब देती है कि फिलहाल के लिए मैं तो कुछ दिन यहीं रुकने वाली हूँ। ये सुनकर जेन मुस्कुराता है और कहता है तुम कहीं भी रहो, मैं तुमसे जरूर मिलने आऊंगा। फिर वो सिराओकी का हाथ पकड़कर कहता है मैं खुश हूँ कि तुम ठीक हो। जिसके बाद सिराओकी अपने मन में सोचती है आज मैं उसी देश में हूँ जिसे मैंने खुद चुना है, और उसी शहर में जिसे मैंने खुद पसंद किया है, और उसी सड़क पर जिसे मैं रोज गुजरती हूँ, और अगर मेरे सामने कोई मुश्किल आए तो मुझे पता है कि मैं उसे हटा सकती हूँ। अब नेक्स्ट सीन में सिराओकी सो रही होती है, लेकिन तभी अचानक उसकी नींद खुलती है और वो उठकर अपने सामने एक कागज देखती है, और वो वही फॉर्म होता है जो उस दुकानदार ने उसे दिया था। फिर वो खिड़की के बाहर देखती है और कहती है यहाँ सब कुछ वैसा ही है जैसा मैंने चाहा था और मेरा फैसला बिल्कुल सही था। इसके बाद सिराओकी कैसल के पास जाती है, तभी वो देखती है कि एक आदमी कैसल के अंदर जा रहा होता है, लेकिन अंदर जाने से पहले वो गेट के पास एक कार्ड जैसी चीज रख देता है। जिसके बाद सिराओकी उस कार्ड को देखकर उस गार्ड से पूछती है। फिर वो गार्ड बताता है कि ये एक लॉकेट जैसा आईडी प्रूफ है जो यहाँ के नागरिकों के पास होता है। जिसपे सिराओकी हैरान होकर पूछती है लेकिन मेरे पास तो कोई आईडी प्रूफ नहीं है। फिर वो गार्ड हंसते हुए कहता है आपको किसी आईडी प्रूफ की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको तो खुद प्रिंस ने अनुमति दी है। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो प्रिंस से मिलना चाहता था, लेकिन गार्ड्स उसे रोक लेते हैं और कहते हैं प्रिंस से मिलने के लिए और पहले से कोई आया हुआ है। वो आदमी सिराओकी को देख लेता है और अपने मन में सोचता है अब मुझे तय करना पड़ेगा कि ये लड़की प्रिंस के दोस्ती के लायक है कि नहीं। दूसरी तरफ मिसोडे सिरायुकी को जेन के पास ले जा रहा होता है और कहता है जेन अभी अभी ऑफिशियल काम खत्म करके लौटा है, लेकिन उसके बाद से वो बहुत अजीब बर्ताव कर रहा है। ये सुनकर सिराओकी चिंतित होकर पूछती है कहीं उसे डिप्रेशन तो नहीं हो गया। मिसोडे मुस्कुरा कर जवाब देता है ऐसा कुछ नहीं है, वो बस एक बच्चे की तरह बिहेव कर रहा है। इसके बाद दोनों जेन से मिलने के लिए चले जाते हैं और जैसे ही मिसोडे दरवाजा खोलता है और सिराओकी अंदर देखती है, जेन टेबल पर बैठा काम कर रहा होता है, लेकिन वो बहुत उदास और थका हुआ लगता है और उसकी आंखें भी अजीब सी लग रही होती हैं। फिर जेन घबरा कर बोलता है सिराओकी कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। जिसपे सिराओकी मुस्कुरा कर जवाब देती है नहीं ये कोई सपना नहीं है। फिर मिसोडे हंसकर जवाब देता है कि जेन तो सोते समय तुम्हारा नाम ले रहा था। ये सुनकर जेन थोड़ा शर्मा जाता है और कहता है मुझे बस सिराओकी का नाम पसंद है इसी वजह से। फिर सिराओकी गंभीर होकर कहती है अगर यहाँ सब कुछ ठीक है तो मुझे वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन तभी जेन अचानक से खड़ा हो जाता है और मिसोडे और कीकी की तरफ देखकर कहता है तुम लोगों ने ये बिल्कुल सही नहीं किया। जिसपे वो दोनों थोड़ा चौंक जाते हैं, लेकिन फिर वो हंसने लगते हैं। अब नेक्स्ट सीन में सिराओकी और जेन आपस में बात कर रहे होते हैं और सिराओकी जेन से कहती है लगता है तुम ज्यादा मेहनत कर रहे हो। जेन कहता है हाँ क्योंकि मैं उस बेकार प्रिंस की तरह नहीं बनना चाहता। ये सुनकर सिराओकी हंसने लगती है और कहती है ओह तो तुम इसलिए इतना मेहनत कर रहे हो। जेन मुस्कुरा कर कहता है हाँ क्योंकि मैं अपने देश को बहुत ही तेजी से आगे बढ़ते हुए देखना चाहता हूँ। तभी जेन को हल्की हल्की नींद आने लगती है, जिसे देखकर सिराओकी कहती है लगता है तुम्हें सोने की जरूरत है। तभी जेन आंखें बंद करता है और धीमे से कहता है हाँ क्या तुम मेरे पास थोड़ी देर बैठ सकती हो। सिराओकी हल्की मुस्कान के साथ हाँ कहती है और जेन धीरे धीरे सो जाता है और सिराओकी वहीं उसके पास बैठी होती है। इसके बाद हम एक अनजान व्यक्ति को देखते हैं जो दूरबीन से सिराओकी और जेन को एक साथ देख रहा होता है। थोड़ी देर बाद जेन की नींद खुलती है, लेकिन सिराओकी वहाँ नहीं होती। तभी कीकी अंदर से आती है और कहती है सिराओकी तो अपने घर चली गई। ये सुनकर जेन थोड़ा उदास हो जाता है। तभी वो अनजान व्यक्ति जेन के पास आता है और कहता है आपको इस तरह आम नागरिकों के साथ नहीं मिलना चाहिए, इससे आपकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है। जिसपे जेन जवाब देता है कि वो लड़की अलग है, वो कोई आम नागरिक नहीं है। ये सुनकर वो आदमी कहता है तो मैं फिर उसकी जासूसी करूंगा और उसके बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करूंगा। जेन उसकी बात काटते हुए कहता है तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर तुम उससे मिलोगे तो खुद जान जाओगी कि वो कैसी है। लेकिन वो आदमी मानने को तैयार नहीं होता। वो कहता है इस तरह की दोस्ती से आपका कोई फायदा नहीं होगा, इससे बस आपकी रेपुटेशन खराब होगी। ये सुनकर जेन ठंडे शब्दों में जवाब देता है और कहता है लगता है तुम्हारी यही सोच है लड़कियों के बारे में। वो आदमी कहता है मुझे तो बस उस लड़की में कोई खास नहीं दिखा। जेन गहरी सांस लेकर कहता है लगता है तुम उसे जज करने में इतने ज्यादा व्यस्त हो गए कि तुमने यह देखने की कोशिश नहीं की कि वो अंदर से कैसी है। वो आदमी गुस्से से कहता है मैं यहाँ आपके साथ खेल खेलने नहीं आया हूँ। जेन शांत रहते हुए कहता है तो फिर तुम यहाँ से जा सकते हो। जेन की ये सब बात सुन के वो आदमी हैरान रह जाता है, लेकिन फिर वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। लेकिन उस आदमी को हार मानने में कठिनाई होती है, इसलिए वो एक लड़की के पास जाता है और कहता है लगता है प्रिंस अब ज्यादा जिद्दी हो गए हैं, इसलिए हमें ये काम उन्हें बिना बताए करना होगा। दूसरी तरफ सिराओकी जंगल में हर्ब्स की खोज कर रही होती है, लेकिन जब वो अपना बैग चेक करती है तो उसे एहसास होता है कि उसकी एक किताब गायब है। वो खुद से कहती है मुझे वो किताब वापस लानी होगी। इसी दौरान हम उसी लड़के को देखते हैं जो पहले उस आदमी से बात कर रहा होता है। वो कैसल के गार्ड्स के पास जाकर कहता है प्रिंस ने लाल बालों वाली उस लड़की को महल के अंदर प्रवेश करने से मना कर दिया है। ये सुनकर वो गार्ड्स हैरान हो जाते हैं, लेकिन उन्हें आदेश का पालन करना पड़ता है। लेकिन हम देखते हैं कि सिराओकी छुपकर ये सब बातें सुन रही होती है और सोचती है मुझे जेन से बात करना पड़ेगा। इसलिए वो एक दरवाजे से छुपकर महल के अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाती है वो लड़का उसे देख लेता है। लेकिन सिराओकी छुपते हुए महल के अंदर जा रही होती है ताकि किसी को पता न चले। सिराओकी धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती है, लेकिन तभी वहाँ कुछ गार्ड्स आ जाते हैं, लेकिन वो उसे इग्नोर करके आगे चले जाते हैं, जिससे सिराओकी को थोड़ा अजीब लगता है और उसे महसूस होता है कि यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो खुद से कहती है अगर मुझे यहाँ आने की इजाजत नहीं है तो इन्होंने मुझे रोका क्यों नहीं।
ये कोई ना कोई जाल है और ये बात सिरोकी अपने मन में सोच रही होती है। फिर वो जल्दी से जेन के पास जाने लगती है, लेकिन भागते हुए वो अचानक से गिर जाती है। फिर वो गिरते हुए खुद से बोलती है, लगता है कोई टेस्ट जैसा है, अगर ये सच में टेस्ट है तो मैं इसे पास करके रहूंगी। जिसके बाद वो खुद को संभालती है और बहुत तेजी से दौड़ने लगती है। तभी अचानक से एक तीर उड़ते हुए उसके सामने आकर गिरता है। सिरोकी चौंक जाती है और ध्यान से उस तीर को देखती है और उस तीर के ऊपर कुछ लिखा होता है। उस तीर में लिखा होता है कि तुम अब प्रिंस की गेस्ट नहीं हो और तुम्हें बैन किया जाता है। जिसके बाद सिरोकी तीर पर लिखे हुए शब्द को पढ़ती है और कुछ देर वहीं रुक जाती है। फिर वो तीर को कसकर पकड़ लेती है और गहरी सांस लेते हुए कहती है, कोई मुझे जेन से दूर रखना चाहता है। फिर वो बिना रुके तेजी से जेन के पास जाने लगती है और दूर खड़ा वही रहस्यमयी लड़का उसे देख रहा होता है। फिर वो हल्की मुस्कान के साथ बड़बड़ाता है कि इतना सब होने के बाद भी ये रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। ये तो दिलचस्प है, लेकिन अब मुझे इसे यहीं रोकना होगा। फिर वो सिरोकी पर कुनाई फेंकने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ जेन आ जाता है और सिरोकी को अपनी तरफ खींच लेता है। जेन थोड़ा टेंशन में पूछता है, सिरोकी तुम यहाँ क्या कर रही हो और इतनी जल्दी में क्यों थी? सिरोकी जल्दी से अपने हाथ पे पकड़ा हुआ तीर छिपाने लगती है, लेकिन जेन उसे देख लेता है और कहता है, सिरोकी ये क्या है और तुम इसे छिपा क्यों रही हो? सिरोकी थोड़ा झिझकते हुए कहती है कि कुछ नहीं, ये बस ऐसे ही है। जिसके बाद जेन उसका हाथ पकड़कर तीर देख लेता है और उसे पढ़कर थोड़ा गुस्सा हो जाता है और कहता है, किसकी हिम्मत हुई कि उसने महल के अंदर तुम पर तीर चलाई और तुमने मुझसे ये बात छुपाई? लेकिन सिरोकी झट से तीर जेन के हाथ से छीन लेती है और कहती है, मैं खुद पहले इस बारे में सोच लेना चाहती थी, क्योंकि मैं डर गई थी और गुस्से में भी थी और मैं खुद उस इंसान का सामना करना चाहती थी जो मुझे तुमसे दूर रखना चाहता था। जेन कुछ देर के लिए शांत रहता है और फिर लंबी सांस लेते हुए कहता है, सॉरी, मैं कुछ ज्यादा ही गुस्से में आ गया था। जिसके बाद जेन सिरोकी से कहता है, अगली बार मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, लेकिन तुम वादा करो कि तुम कोई गलती नहीं करोगी। जिसपे सिरोकी चुपचाप अपना सिर हिला देती है। जिसके बाद वहाँ सेन, मिसूडे और कीकी आते हैं और सेन कहता है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। दूसरी तरफ एक आदमी अपने काम पर लगा होता है और सिरोकी वहीं खड़ी होकर कुछ सोच रही होती है। वो खुद से कहती है, मुझे कोई जेन से क्यों मिलने से रोकना चाहेगा? तभी वो आदमी सिरोकी के पास आता है और पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो और क्या तुम्हारे पास आईडी प्रूफ है? जिसके बाद सिरोकी समझ जाती है कि ये वही आदमी है जो उसे जेन से दूर रखना चाहता है। फिर वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो आदमी अपना तलवार निकाल के उसका रास्ता रोक देता है और कहता है, अगर तुम यहाँ काम नहीं करती तो तुम्हें यहाँ रहने का कोई इजाजत नहीं है, यहाँ से चले जाओ। फिर सिरोकी जवाब देती है कि मैं तुम्हारी इस तलवार से नहीं डरने वाली और फिर आगे जाने लगती है और ये सुनकर वो आदमी हैरान रह जाता है। जिसके बाद सिरोकी उसके और करीब आ जाती है। तभी उस आदमी को जेन की कही बात याद आती है कि वो लड़की दूसरों से अलग है और जैसे ही सिरोकी उसके सामने पहुंचती है वो अपनी तलवार हटा लेता है। तभी वही लड़का जिसने सिरोकी के ऊपर पहले तीर चलाया था वो ताली बजाते हुए आता है और कहता है, तुम तो तीर से भी नहीं डरी। सिरोकी गुस्से से पूछती है, आखिर तुम कौन हो? वो लड़का हंसकर कहता है, अब मैं भाग नहीं सकता, इसलिए मैं सच बता देता हूँ कि ये सब मैंने ही किया था। बगल में खड़ा वो आदमी कहता है, असल में ये सब मेरा प्लान था। फिर वो अपनी तलवार कसकर पकड़ते हुए कहता है, मैं प्रिंस को किसी भी मुसीबत में नहीं डालना चाहता, इसलिए मैंने ये सब किया। तभी वहाँ जेन आ जाता है और उसे देखकर वो आदमी हैरान हो जाता है। फिर जेन कहता है, तो तुम ये सब मुझे बचाने के लिए कर रहे थे? जिस पर वो आदमी अपना सिर झुकाकर कहता है, हाँ प्रिंस। जेन गहरी सांस लेते हुए कहता है, मैं ये सब पहले से ही सुन चुका था। फिर सिरोकी आगे बढ़ती है और कहती है, अब मुझे ये सब समझ आ गया है जेन। और जैसे ही वो जेन कहती है वो आदमी भड़क जाता है। वो आदमी गुस्से से बोलता है कि तू प्रिंस को उसके नाम से नहीं बुला सकती। लेकिन जेन शांत होकर कहता है, ऐसा उसे करने की परमिशन है और वैसे भी हमें कभी कभी कॉमनर से मिलते रहना चाहिए। फिर जेन उस आदमी से कहता है, अगर तुम मेरे साथ वर्क करना चाहते हो तो तुम्हें सबको इक्वली ट्रीट करना होगा और मैं हर किसी के पर्सपेक्टिव से चीजों को देखने और समझने की कोशिश करता हूँ। ये सुनकर वो आदमी कहता है, ठीक है, और फिर वो वहाँ से चला जाता है और फिर जेन चैन की सांस लेता है। तभी साइड में वो लड़का बोलता है, तो सब कुछ ठीक हो गया? लेकिन जेन गुस्से से उसका कॉलर पकड़ता है और बोलता है, अगर तुमने सिरोकी के अगेंस्ट कुछ भी किया तो मैं तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। लेकिन वो लड़का हंसते हुए कहता है, मैं सिरोकी के अगेंस्ट कुछ नहीं करने वाला, बल्कि वो मुझे बहुत पसंद आने लगी है, वो बहुत स्ट्रांग है और मैं उसकी हर तरह से हेल्प करना चाहता हूँ मास्टर। ये सुनकर जेन थोड़ा शॉक्ड रह जाता है और फिर वो उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है, लेकिन वो लड़का इजिली लैंड कर जाता है और उस लड़के के पीछे मिसूडे और कीकी खड़े होते हैं और जेन कहता है कि इस लड़के पर प्रॉपर नजर रखी जाए। सिरोकी टेंशन में पूछती है, क्या ये सही रहेगा? लेकिन जेन कहता है, हाँ, वो दोनों इसे अच्छे से देखेंगे। तभी कीकी बोलती है, और तुम हमारे साथ आओगे? वो लड़का हंसते हुए कहता है, हाँ, तुम जहाँ जाओगी मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगा। इसके बाद सिरोकी सेन की तरफ देखती है और उसकी बातों को याद करती है। फिर वो सेन को एक फॉर्म दिखाते हुए कहती है, अगर मैं इस टेस्ट में पास हो गई तो मैं अपनी आईडी कार्ड से ही इस कैसल के अंदर आऊंगी। फिर वो अपने मन में सोचती है, यहाँ कोई है जिसके साथ मैं और भी ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। जेन मुस्कुराते हुए कहता है, ये सुनकर अच्छा लगा, अब हम सेम टीम में हैं। सिरोकी कहती है, इस तरह की चीजें मुझे बहुत ही ज्यादा होप देती हैं। जिसके बाद अगले दिन हम एक लड़के को देखते हैं और एक लेडी उसे रियू रियू कहकर बुला रही होती है। वो लड़का उसकी तरफ देखता है और वो लेडी पूछती है, क्या मैं इसे चेक कर सकती हूँ? जिसके बाद रियू उसे पेपर लाकर दे देता है। फिर वो लेडी पेपर पढ़ने के बाद उसे दूसरे लड़के को दे देती है और वो बोलते हैं, ये तो सच में काफी ज्यादा कमाल का था। इसके बाद हम जेन और बाकी सबको देखते हैं जो कि वही बोर्ड को देख रहे होते हैं और मिसूडे उसे चिढ़ा रहा होता है। इसके बाद हम सिरोकी को देख पाते हैं जो कि गिरने वाली होती है, लेकिन तभी उसके रास्ते में एक गार्डन जैसा जगह मिल जाता है। फिर वो वहाँ पर देखने लग जाती है और उसे वहाँ पर वही बच्चा दिखता है जो कि अभी अभी कुछ हर्ब्स के बारे में पता कर रहा होता है और उसे
देखकर सिरोकी को वो बात याद आ जाती है। फिर सिरोकी रियू के बास्केट के अंदर देखने लग जाती है और कहती है इस बास्केट में तो एक चीज मिसिंग है। इसके बाद रियू उसे देखने लग जाता है और सिरोकी उसे माफी मांगने लग जाती है। फिर वो लड़का सिरोकी को देखकर थोड़ा शर्मा जाता है, जिसके बाद सिरोकी उसके पास जाती है और वो लड़का बताता है कि मेरे बास्केट में कोको घास मिसिंग है। फिर वो दोनों थोड़ी बहुत मेडिकल और हर्ब्स के बारे में बातें करते हैं। इसके बाद रियू वहाँ से चला जाता है और सिरोकी अपने मन में बोलती है उम्मीद है कि मुझे भी यहाँ दवाई बनाने का मौका मिलेगा। ठीक तभी वहाँ जेन आ जाता है और सिरोकी उससे बात करने लगती है। फिर सिरोकी जेन से बोलती है मुझे बेस्ट ऑफ लक बोलो। इसके बाद हमें वही लेडी दिखाई जाती है और वहाँ पर मेडिकल का एग्जाम शुरू हो जाता है और इन्हें कुछ पौधों का ध्यान रखना होता है। उसके बाद हम वही लड़के को देख पाते हैं जिसने सिरोकी पर तीर फेंका था। इस लड़के का नाम ओबी है और ओबी बैठकर सिरोकी को जाते हुए देख रहा होता है। अगले सीन में हम जेन को देखते हैं जो कि बैठकर सिरोकी के बारे में सोच रहा होता है। तभी वो बाहर देखता है और उसे पता चलता है कि उस जगह की सारी लाइट्स अभी भी ऑन हैं। फिर वो वहां जाने लगता है लेकिन अंदर जाने के बजाय वो वहां पर छुप जाता है। वो अंदर देखता है कि सिरोकी काफी मेहनत कर रही होती है। तभी जेन को महसूस होता है कि वहां पर कोई आ रहा होता है। फिर वो झटके से अंदर चला जाता है। फिर जेन बोलता है मैं तो बस यहाँ टहल रहा था, लेकिन तभी बाहर का दरवाजा बंद कर दिया जाता है और जेन और सिरोकी अंदर फंस जाते हैं। जेन अपनी पूरी कोशिश करता है दरवाजे को खोलने की, लेकिन वो नहीं खुलता। फिर वो हार मानकर अंदर ही बैठ जाता है। उसके बाद जेन सिरोकी से पूछता है क्या तुम ठीक से सो पा रही हो? सिरोकी बोलती है हाँ मैं थोड़ा बहुत सो पा रही हूँ, लेकिन मैं इस एग्जाम को लेकर काफी एक्साइटेड हूँ, इसलिए मुझे कम नींद आ रही है। तभी सिरोकी की नजर एक पौधे पर जाती है जो कि मुरझा रहा होता है और वो उसे देखकर बोलती है आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? फिर वो पानी को चेक करती है और उसे पता चलता है कि पानी बहुत ही ज्यादा मीठा है। तभी सिरोकी बोलती है इस पानी के अंदर जहर है और ये सुनकर जेन डर जाता है और बोलता है क्या इस पानी में सच में जहर है? तभी सिरोकी बोलती है तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये जहर इंसानों के ऊपर काम नहीं करता। फिर जेन बैठ जाता है और कहता है मुझे इन सब चीजों के बारे में और बताओ। सिरोकी बोलने लगती है इसके ऊपर वाले फ्लोर पर पानी बिल्कुल सही है, मतलब यहाँ पर कोई ऐसा पौधा है जिसकी वजह से ये सब पानी मीठा हो रहा है और ये हर्ब्स के साथ हमेशा होता रहता है। फिर सिरोकी एक पौधे को चेक करती है और कहती है किसी ने इस पौधे को उल्टा लगाया है जिसकी वजह से पानी मीठा हो रहा है। अगर मैं इस पौधे को अभी नहीं निकालूंगी तो ये पानी को पूरी तरह मीठा कर देगा और बाकी पौधों को भी नुकसान होगा। सिरोकी फिर जेन से कहती है क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? तुम जाकर पानी बंद कर दो क्योंकि मुझे सारे पौधे निकालने हैं। जेन बोलता है क्या तुम अकेले इतना सारा काम कर सकती हो? इससे तुम्हारे मार्क्स पर असर पड़ सकता है। लेकिन सिरोकी मुस्कुराकर बोलती है कोई बात नहीं, जब तक तुम मेरे साथ हो तब तक मैं कुछ भी कर सकती हूँ। जिस पे जेन थोड़ा खुश हो जाता है और फिर दोनों गार्डन में पूरी तरह से मेहनत करना शुरू कर देते हैं। ये लोग पूरी सफाई से सारे पौधे निकालते हैं और फिर सब कुछ सही कर देते हैं। अंत में जब वो लोग सब कुछ ठीक कर देते हैं तभी वो लेडी आ जाती है जो सिरोकी का एग्जाम लेने वाली थी। वो देखती है कि जेन की हालत बहुत खराब है। फिर सिरोकी उस लेडी को सब कुछ बता देती है और कहती है हम दोनों ने मिलकर सब कुछ ठीक कर दिया है। वो लेडी बोलती है तो फिर तुम्हें इसके बारे में सब कुछ पता चल गया और तुम दोनों ने मिलकर ये सब कुछ ठीक कर दिया और तुमने इन सब में प्रिंस की भी मदद ली है। लेकिन सिरोकी बोलती है आगे जाकर ये सब हर्ब्स प्रिंस की जान बचा सकते हैं। जेन बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ तो मैं अपनी मर्जी से आया था। आगे जेन ये भी बताता है कि सिरोकी का एक कॉम्पिटिटर डोर लॉक कर दिया था ताकि वो सिरोकी को एलिमिनेट कर सके। लेडी कहती है हम लोग इसके बारे में अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट करेंगे और अगर आप मुझे एक बार कह देते तो हम इसे एक हर्बलिस्ट के तौर पर रख लेते हैं। लेकिन जेन बोलता है सिरोकी को सेल्फ डिपेंडेंट रहना पसंद है, अगर मैं कुछ ऐसा कर देता तो वो मुझ पे गुस्सा करती। ये सुनकर लेडी हंसने लगती है और फिर वो कहती है सिरोकी तुमने बहुत अच्छा काम किया और तुम यहाँ पर सेलेक्ट हो जाती हो। आगे वो फिर से कहती है जो रियू है उसने एक टेस्ट डिजाइन किया था जिसमें आपकी नॉलेज का पता चलता है, ये नहीं कि आप किस तरह का एटीट्यूड रखते हैं, जैसे कि तुमने सारे पौधे निकाला और फिर उसे वापस भी लगा दिया। ये बात सुनकर सिरोकी काफी हैरान हो जाती है। फिर वो लेडी बोलती है लगता है तुम रियू को पहले से ही जानती हो, इसलिए सिरोकी अब से रियू तुम्हारा सीनियर होगा। फिर वो सिरोकी को एक जगह पर ले जाने लगती है, उसे रियू के कमरे में ले जाती है जहाँ रियू काम कर रहा होता है। सिरोकी रियू को काम करते हुए देखती है और बोलती है रियू सर, लेकिन रियू कहता है तुम मुझे सर कहकर मत बुलाओ क्योंकि मैं अभी भी बच्चा ही हूँ। इसके बाद सिरोकी थोड़ा हंसती है और फिर वो रियू को एक गिफ्ट के तौर पर कुछ हर्ब देती है, जिस पे रियू बोलता है तुम्हें कैसे पता था कि मुझे कौन सा हर्ब चाहिए था? सिरोकी कहती है तुम्हारे एग्जाम लेने का तरीका सबसे अच्छा था। उसके बाद रियू उन सब हर्ब्स को लेकर दवा बनाना शुरू कर देता है और सिरोकी उसे मेडिसिन बनाते हुए देख रही होती है। तभी एक आदमी आता है और सिरोकी रियू को बुलाती है। वो आदमी रियू को देखकर बोलता है मुझे तुम्हारी दवाई नहीं चाहिए, जिसके बाद रियू वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो आदमी एक गहरी सांस लेता है। तभी सिरोकी पूछती है आखिरकार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? वो आदमी बताता है कि मैं रियू की बनाई हुई दवाई नहीं लेना चाहता क्योंकि वो अभी भी एक बच्चा ही है और वो मेरे ऊपर उल्टी पुल्टी दवाइयों का टेस्ट करेगा। ये सुनकर सिरोकी थोड़ा गुस्से में आ जाती है और बोलती है रियू ऐसा कभी नहीं करेगा और अगर तुम्हें इतना ज्यादा दिक्कत है तो तुम यहाँ पर क्यों आए हो? सिरोकी के गुस्से को देखकर वो आदमी डर जाता है और फिर सिरोकी रियू के पास जाती है जहाँ पर रियू अपना काम कर रहा होता है। फिर सिरोकी बोलती है तुम्हें इसको लेकर इतना ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और ये सुनकर रियू काफी हैरान हो जाता है। तभी रियू देखता है कि जेन खिड़की के बाहर खड़ा हुआ है और उसे बुला रहा है। अगले सीन में रियू जेन के पास जाता है और वो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठकर बात कर रहे होते हैं। वहीं पर रियू बोलता है वो मुझसे गुस्सा
क्यों थी, क्योंकि मैं लोगों को नहीं समझ पाता और ना ही लोग मुझे समझ पाते हैं। जिन बोलता है तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, सिरो की हर बात को समझती है और उसे तुमसे कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद जिन रियो को एक एडवाइस देता है और कहता है अगर तुम्हें लगता है कि सिरो की तुमसे गुस्सा है तो तुम्हें उसे सीधे जाकर पूछ लेना चाहिए, और ये सब कहकर वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम सिरोकी को देखते हैं जो आराम से अपना काम कर रही होती है। तभी वहाँ एक चीफ हर्बलिस्ट आ जाती है। वो सिरोकी से कहती है इस बुक में जीन के सभी पुरानी बीमारियों के बारे में लिखा है कि उसे क्या हुआ था, और अगर तुम इसे पढ़ लोगी तो जीन के सारी बीमारियों का इलाज करने में तुम्हें बहुत आसानी होगी। इसके बाद सिरोकी बुक पढ़ना शुरू कर देती है और पढ़ते ही वो काफी हैरान हो जाती है और उसे पता चलता है कि जीन को कई बार जहर दिया गया था और उसके पास बहुत सारी अलग अलग बीमारियां भी हैं। इसीलिए जीन ने उसे कहा था कि उसे जहर की आदत है क्योंकि उसे बार बार जहर दिया गया था। और ये सब पढ़कर सिरोकी काफी इमोशनल हो जाती है और वो रोने लगती है। वहीं पर सिरोकी को रोते हुए रियो देख लेता है और इसके बाद रियो दौड़कर जिन के पास जाने लगता है। जिसके बाद हम जिन को देखते हैं जो मिसूडे के साथ तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी रियो उसके पास जाकर सारी बातें बता देता है और रियो की बातें सुनकर जिन काफी चौंक जाता है। फिर वो सीधा सिरोकी के पास जाता है और बोलता है तुमने मेरे सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स को पढ़ लिया है। लेकिन सिरोकी बोलती है लेकिन तुम्हें कैसे पता? जिन बोलता है क्योंकि मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। फिर जिन सिरोकी को गले लगा लेता है और बोलता है मैं तुम्हारे साथ तब तक रहूंगा जब तक तुम चाहोगी। इसके बाद हम रियो को देखते हैं जो अभी भी वहीं बैठा होता है और काफी उदास होता है। वहीं पर मिसोडे और कीकी उसे खुश करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक तभी वहाँ पर सिरोकी आ जाती है और मिसोडे और कीकी उसे सारी बातें बताते हैं। जिसके बाद सिरोकी रियो से बोलती है आखिरकार तुम उदास क्यों हो? रियो बोलता है मुझे माफ कर देना क्योंकि मैं तुम्हें रोते हुए देखकर काफी घबरा गया था। इसके बाद सिरोकी बोलती है कोई बात नहीं, तुम मुझे मेरे नाम से बुला सकते हो। ये सुनकर रियो जिन की कई बातें याद करने लगता है। फिर वो सिरोकी को उसके असली नाम से बुलाने की कोशिश करता है और बहुत मुश्किलों और मशक्कत के बाद वो आखिरकार सिरोकी को नाम से बुला ही लेता है। ये सुनकर सिरोकी काफी खुश हो जाती है और कहती है हाँ यही मेरा नाम है। फिर वो रियो को थैंक यू बोलती है उसके लिए यहाँ तक दौड़कर आने के लिए। जिसके बाद सिरोकी को खुश देखकर रियो भी खुश हो जाता है और बोलता है योरोसीग्र। ये सुनकर जेन बोलता है ये तो तुम्हारा फेवरेट फ्लावर है ना रियो? सिरोकी पूछती है आखिरकार ये फ्लावर तुम्हारा फेवरेट क्यों है? जवाब में रियो बोलता है क्योंकि वो फ्लावर रेड कलर का होता है और काफी प्यारा होता है। इसके बाद सिरोकी बोलने लगती है लोग फ्लावर की तरह होते हैं, कभी कभी वो मीठे हो जाते हैं और कभी कभी वो कड़वे हो जाते हैं और आपको उन दोनों को अपनाना पड़ता है और इसी तरह से आप ग्रो करते हो और आज बस मैंने यही सीखा है।